सालों के रात का समय था। एक बस रास्ते से गुजर रही थी। बस के पैसेंजर्स नींद में थे। ड्राइवर जैसे तैसे नींद रोकते हुए बस चला रहा था, लेकिन बस की स्पीड फास्ट थी। तभी बस ड्राइवर ने देखा कि एक कार दूर रास्ते के किनारे बाईं तरफ खड़ी है और बचे हुए रास्ते से बस तेजी से नहीं गुजर सकती थी। ड्राइवर को गुस्सा आया क्योंकि उसे बस की स्पीड कम करनी पड़ी और अगले स्टॉप पर पहुंचने के लिए बस को देरी होने लगी थी। बस उस कार के पास से गुजर रही थी। ड्राइवर को लग रहा था कि वो चिल्लाकर कार ड्राइवर को गाली दे, क्योंकि उसने कार किनारे से थोड़ी दूर रास्ते पर लगाई थी, लेकिन फिर भी जोर से हॉर्न मारकर मन ही मन गाली देते हुए ड्राइवर बस आगे ले आया। ड्राइवर तेजी से बस चलाने लगा। कुछ आधे घंटे बाद बस जंगल के रास्ते तक पहुंची। तभी ड्राइवर ने देखा कि एक आदमी रास्ते के बीचों बीच से भाग रहा है। उसकी पीठ पर एक बैग थी। ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न मारने लगा ताकि वो आदमी रास्ते के बाजू हट जाए, लेकिन हॉर्न की आवाज सुन वो रुक गया और पलटकर बस को रोकने के लिए चिल्लाते हुए दोनों हाथ उठाकर हिलाने लगा। ड्राइवर को लगा कि वो आदमी मुसीबत में होगा, इसीलिए उसने बस रोक दी। बस रोकते ही कंडक्टर ने बस का दरवाजा खोल दिया। वो आदमी हांफते हुए बस में चढ़ गया और चिल्लाते हुए बोला, जल्दी बस भगाओ, भगाओ वरना वो आ जाएगी। बस रुकने के कारण और उस आदमी के चिल्लाने के कारण पैसेंजर्स नींद से जाग गए। ड्राइवर उस आदमी की तरफ मुड़कर देख रहा था। तभी वो आदमी फिर से चिल्लाया, अरे भगाओ वरना वो सब लोगों को मार डालेगी। ये सुन ड्राइवर के साथ साथ बस के सभी लोग घबरा गए और बस ड्राइवर ने वहां से बस भगाई। क्या हुआ भाई साहब, आप इतने डरे हुए क्यों हो और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन आएगी? उस आदमी ने अपनी पीठ से बैग निकालकर नीचे उसके पैर के पास रखी और कंडक्टर के बगल में बैठ गया। वह पसीने से लथपथ हो गया था। उसका शर्ट फटा हुआ था और उसके शरीर पर कुछ जख्म भी थे जिसमें से खून बह रहा था। पैसेंजर्स उसे घूर रहे थे। कुछ लोग घबरा भी गए थे कि यह आदमी आखिर है कौन। आप कौन हो भाई, और ऐसे क्यों भाग रहे हो और किससे भाग रहे हो? वैसे उस आदमी ने बताना शुरू कर दिया, मैं सत्या हूँ। मैं पीछे वाले कलहरी गांव के रेलवे स्टेशन पर चौकीदार का काम करता हूँ। मेरा कुछ 5-6 दिन पहले कलहरी रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी लगा था। वैसे गांव छोटा होने के कारण स्टेशन भी छोटा था। वहां केवल एक ही प्लेटफॉर्म था। वहां के लोग रेलवे का कुछ बहुत कम ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि एक ट्रेन रात में 2 बजे आती है जो सीधे सोलापुर से होकर कन्याकुमारी की तरफ जाती है, और फिर वही ट्रेन दूसरे दिन सुबह 4 बजे वापस मुंबई की तरफ जाती है। दिन में बस 10-12 और कभी कभी तो 2-4 और कभी कभी तो रेलवे स्टेशन पर कोई पैसेंजर आता भी नहीं है। मैं वहां जाकर बहुत खुश था, क्योंकि पार्किंग में कभी कभार गाड़ियां रुकती थी। उसके बाद तो मैं प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर जाकर सोता था। पहले 1-2 दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन तीसरे दिन अमावस की रात आई। मुझे घर से माँ और बीवी का फोन आया कि आज के दिन रात में ठीक से ड्यूटी करें और भगवान का नाम लेते हुए ड्यूटी करें और अंधेरे से दूर ही रहे। मैंने हाँ भरी। उस रात पूरा स्टेशन खाली था। मुझे हर रोज की तरह उस रोज भी कोई काम नहीं था। टिकट काउंटर पर बैठा सुरेश मोबाइल में घुसा पड़ा था। पैसेंजर्स नहीं आते, इसलिए स्टेशन पर कोई कैंटीन या ठेके वाला भी नहीं था। मैं प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठा झपकी ले रहा था। तभी मेरे पीछे से एक छोटा बच्चा चिल्लाते हुए आया, बचाओ काका, बचाओ। उसके चिल्लाने से मैं डर कर जाग गया। मैंने आंखें खोली और मुड़कर देखा। वह 8-9 साल का बच्चा मेरे पास ही आ रहा था कि तभी मुझे वो देख जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, और वहां से टंकी की तरफ भाग गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो छोटा बच्चा कौन था और किससे बचाओ बोल रहा था, और मुझे देख वो घबराकर क्यों भागा। वो बच्चा भागकर टंकी के पीछे छिप गया। मैं चौकन्ना हो गया और अपने हाथ में लाठी उठाकर वो बच्चा जिस तरफ से आया था उस तरफ देखा, लेकिन वहां से कोई भी नहीं आया। कुछ देर उसी जगह पर ठहरा रहा। वह बच्चा उस टंकी के पीछे छुपकर जोर जोर से रो रहा था। मुझे उसकी चिंता सताने लगी, इसीलिए मैं टंकी के पास चला गया। टंकी के पीछे अंधेरे में वो छुपा हुआ था। मैंने टॉर्च चालू की और अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में उस बच्चे को देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
क्योंकि वहां पर वो छोटा बच्चा तड़पते हुए पड़ा था। उसकी गर्दन किसी ने काट दी थी और उसका सर उसके कंधे पर गिरा पड़ा था। वो हाथ पांव हिलाते हुए तड़प रहा था। मैं डर गया और इधर उधर उस बच्चे पर हमला करने वाले को ढूंढने लगा और फिर वहां से पीछे हटते हुए टिकट काउंटर की तरफ भागा। सुरेश, सुरेश! मैं सुरेश के पास जाकर हाँफते हुए बोला, क्या हुआ? वहां पर टंकी के पीछे किसी ने छोटे बच्चे को गला काट कर मार डाला। क्या? हाँ, माँ कसम। रुक, बाहर आता हूँ। सुरेश ने कहा और वो टिकट काउंटर वाले रूम से बाहर आ गया। मैं उसे टंकी के पास तक ले गया। मेरी उसके पीछे जाकर उस बच्चे को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने सुरेश को अकेले वहां जाने के लिए कहा। सुरेश घबराते हुए टंकी के पीछे गया। कुछ ही वक्त में वो टंकी के पीछे से बाहर आया और बोला, कहाँ है बच्चा? वही तो है, टंकी के पीछे खून से लथपथ पड़ा। उसकी गर्दन कट चुकी है और उसके कंधे पर पड़ी है। यहाँ कुछ भी नहीं है, आओ खुद आके देख लो। मैंने वहां जाकर देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां कोई भी बच्चा नहीं था, ना ही वहां कहीं खून की एक बूंद भी थी। वह देख मैं हक्का बक्का रह गया। अभी तो यही तड़प रहा था, अब कहाँ चला गया? तेरा कोई वहम होगा, जा किसी बेंच पर जाकर लेट जा। उसके दूसरे दिन रात में मैं रोज की तरह प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। आज प्लेटफॉर्म पर 2-3 पैसेंजर सामान के साथ दिखाई दे रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, तभी एक आदमी मेरे पास भागते हुए आया और बोला, भाई साहब, उस बेंच पर लेटा एक आदमी जोर जोर से रो रहा है। उसने चादर ओढ़ रखी है, ना जाने उसे क्या हो रहा है। यह सुन मुझे लगा कि शायद कोई गंभीर मामला है, इसलिए मैं भागते हुए उस आदमी के साथ बेंच के पास पहुंचा, जिस पर दूसरा आदमी चादर ओढ़े सोया था और वो रो रहा था। उसकी आवाज से वो कोई बूढ़ा आदमी लग रहा था। ओ चाचा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज सुन वो जोर से चीखा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ? अब रो क्यों रहे हो? मैंने पूछा, लेकिन वो केवल एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसके ऐसे बर्ताव से मैं थोड़ा घबरा गया था। भाई साहब, आप चादर खींच के देखो, तभी पता चलेगा कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। मेरे पास खड़े उस आदमी ने मुझसे कहा और फिर मैंने बेंच पर लेटे शख्स की ओढ़ी हुई चादर खींची और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बेंच पर एक बूढ़े आदमी का सर कटा शरीर था और बेंच पर खून फैला हुआ था। वो सर कटा शरीर कटे हुए गले से चिल्लाया। उसमें से कुछ खून की पिचकारियां उड़ी और फिर वो बेंच से उठकर उल्टे पैर दूर अंधेरे में भाग गया। ये देख मैंने अपनी पेंट में ही पेशाब कर दी। डर के मारे मेरे पसीने छूट गए। मैंने अभी अभी एक सर कटे हुए भूत को देखा था, जो उल्टे पांव अंधेरे में भाग गया था। कुछ देर आंखें फाड़ कर देखने के बाद मैं अचानक से चिल्लाया, भूत! और मैं सीधा भागते हुए सुरेश के पास पहुंचा। भूत, भूत! मैं काउंटर पर खड़ा सुरेश से कहने लगा, क्या हुआ? कहाँ है भूत? उसने मुझसे पूछा। मैंने उस बेंच की तरफ उंगली करते हुए कहा, उस तरफ वो सर कटा था, वो उल्टे पैर अंधेरे में भाग गया। बेंच पर पूरा खून फैला हुआ है। क्या? रुक, अभी बाहर आता हूँ और देखता हूँ। और वो टिकट काउंटर रूम से बाहर आया और मैं उसे बेंच के पास ले गया और एक बार फिर मैं चौंक गया, क्योंकि अभी उस बेंच पर खून नहीं था। कहाँ है खून? यही था, पता नहीं कहाँ चला गया अचानक। क्या लगा रखा है? मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं सच कह रहा हूँ यार, मुझ पर यकीन नहीं है। तो एक आदमी था मेरे साथ, मैंने उसे कहा, और फिर पलटकर मैं प्लेटफॉर्म पर उस आदमी को ढूंढने लगा जो मुझे उस बेंच के पास लेकर गया था। वो दूर प्लेटफॉर्म पर बैठे नीचे पैर छोड़कर आराम से बैठा था। मैं सुरेश को उसके पास ले गया। भाई साहब, आप इनको बताइए, आप जिस रोते हुए आदमी के पास मुझे ले गए थे, वो भूत था या नहीं? मैंने आपके कहने पर ही ओढ़ी हुई चादर खींची थी ना, और फिर वो सर कटा भूत अंधेरे में भाग गया था ना? मैंने उस आदमी से कहा। तब वो आदमी मेरी तरफ ही देखने लगा। अरे बताओ ना इनको, क्यों चुप हो? मैंने उस आदमी से पूछा। तभी हमारे पास एक आदमी आया और बोला, भाई साहब, ये बोल और सुन नहीं सकते।
यह सुन तो मेरे होश ही उड़ गए। क्या